नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्रेणी में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जितना आपको यहां पे पढ़ाया जा रहा है आप लोग नोट कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि सपोर्ट तो शायद आप लोगों को करनी नहीं है ना। टीचर चाहे कितना ही बोल ले, कितना ही आप लोगों को कह ले, क्योंकि शायद आप लोगों के इसमें पैसे लग रहे होंगे, जबकि सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। चलिए कोई नहीं, अब शुरू करते हैं। हमने जो पढ़ा था आज उससे आगे शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको संधि भी पढ़ा दी थी। संधि मतलब कोई नहीं हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। आज उससे आगे देखते हैं और आप लोग अच्छे से नोट करिए और समझने की कोशिश करिए। जितना होता है साथ साथ याद करते रहिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा और थोड़ा आसान भी हो जाएगा सब कुछ। बस थोड़ा अपने और अपने टीचर पर ट्रस्ट करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि संधि क्या होती है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्णों का मेल होता है, उस मेल से उन दोनों के मिलने से जो नियम के तहत जो शब्द बनते हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे रजनीश। रजनीश, ठीक है, ये संधि के नियमों से बना हुआ शब्द है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे अभी बताता हूँ कौन से वर्ण हैं जिनमें विकार हुआ, जो जिनके मिलने से ये रजनीश शब्द बना। और संधि नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर मैं इसे तोड़ देता हूँ, रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश। अब कौन से वे दो वर्ण हैं जिनके मिलने से ये विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये ई, ठीक है, यहाँ से ई और यहाँ से ये वाला ई और ई। जब दोनों ई आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने पर बड़ी ई का ही निर्माण होता है, अर्थात बड़ी ई ही बन जाती है। अर्थात जब ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रजनी में अंतिम स्वर आपका ई था और यहाँ पे भी ई था। जब ई और ई के मिलने से बड़े ई का निर्माण होता है। जैसे ये दोनों तालु व्यंजन है, तालु स्वर है, तालु वर्ण है, तालु। तो तालु, जब मैंने आपको कल बताया था कि जब दीर्घ संधि होती है, उसमें दीर्घ संधि में एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों का जब आपस में मेल होता है तो उनके मिलने से उसी का दीर्घ रूप बन जाता है। तो यहाँ पे दीर्घ रूप क्या हुआ, बड़ा ई और ई में दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा ई। ठीक है, इसे बड़ा ई बोलते हैं, इसे छोटा ई बोलते हैं। या तो ई मिले या प्लस ई, कोई सा भी आपस में मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा ई ही बनता है, क्योंकि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होता है। दोनों तालु से उच्चारित होते हैं। तो तालु से उच्चारित होने वाले एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले जब दो वर्णों का मेल होता है तो क्या बनता है, वो अपने दीर्घ रूप में आ जाता है। ठीक है, यह हमने संधि और संधि विच्छेद आपने अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया था संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। संधि के 3 प्रकार थे। संधि के प्रकार आपको बताए थे, स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और नंबर 3 पर है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग आप लोगों को पता होगा, विसर्ग ये होते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग का मूल स्थान कंठ है, अर्थात विसर्ग जो है वो कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कल हमने देखा था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के हमने प्रकार देखे थे।
लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो स्वर संधि के प्रकार से चल रहा था। स्वर संधि के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार स्वर संधि के थे, जिसमें आपका डी, जी, डी जे, वी, वाई, ए। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डी जे, वी, वाई, ए। डी जे व्या में, ठीक है, डी जे बिहा में, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि डी जे बिहा में, तो डी जे, डी जी, वी, वाई, ए, ठीक है, या डी जी ब्याह में, ठीक है। दीर्घ संधि 5 प्रकार बताए थे मैंने आपको। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि, संधि के 5 प्रकार थे, डी जी वी वाई ए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हमने कल देखा था, आपका आज का टॉपिक है दीर्घ संधि। जिसे इसके नाम से ही पता चलता है, दीर्घ अर्थात बड़ा। ये स्वर संधि के भेद है, स्वर संधि के, ठीक है। तो जब ये स्वर संधि के भेद हुए तो इसमें स्वर के मिलने से ही विकार उत्पन्न होगा। 2 स्वर आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से विकार उत्पन्न होगा, ठीक है। उनके मिलने से ही कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। क्योंकि नाम ही स्वर संधि है, तो इसका जो पहला आपका हेडिंग है उसका नाम है, आपको देखना है, लिखना है, चीज़ें नोट करिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इसका नाम दीर्घ स्वर संधि है, अर्थात बड़ा। कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा ही बच्चों, भाई नाम ही ऐसा है दीर्घ, तो अर्थात कुछ तो बड़ा होगा। वैसे मुझे आप लोगों को कुछ कहना था, तो आज मैं बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, एक जोश दिल में जगाना पड़ता है, ठीक है। यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, एक जोश दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया है? तो बोली चिड़िया, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अर्थात जब एक चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं उसका आशियाना तैयार होता है। हम दूर से देखकर उसे बोल देते हैं कि कितना सुंदर है, लेकिन वो ही जानती है कि उसे बनाने में उसे कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे, एक एक तिनका कहाँ कहाँ से उठा के लाई, ठीक है। उसी प्रकार मेहनत का है, मेहनत लगातार करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है बच्चों। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, दीर्घ स्वर संधि, अर्थात कुछ तो बड़ा होगा। नाम से ही पता चलता है दीर्घ स्वर संधि, अर्थात जैसे दीर्घ अर्थात बड़ा। चलिए, तो जैसे दीर्घ स्वर संधि में स्वर का अर्थ होता है कि जितनी भी स्वर संधि होगी, इनमें 2 स्वरों के मेल से ही विकार उत्पन्न होगा। 11 स्वर, जो स्वर तो 13 होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो 11 स्वरों के नियम को पढ़ते हैं। तो 11 स्वरों का आपस में कुछ मेल होगा, उससे कोई विकार उत्पन्न होगा, कोई नया शब्द बनेगा, तो वही उन संधियाँ पढ़ते हैं। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। इसी प्रकार जैसे स्वर संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का मतलब है जब 2 एक ही स्थान से, जब कोई 2 स्वर एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो उनके मेल से जिस संधि का निर्माण होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक ही मूल स्थान से उच्चारित, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले 2 स्वरों के
मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कैसे? अगर ए मैं बोलता हूँ ए प्लस ए, या ए प्लस आ, या आ, यहाँ पे आ कर लीजिए, आ प्लस आ, ए प्लस आ, या आ प्लस ए। एक तरफ मैंने बोला ये, एक तरफ बोलता हूँ ए प्लस ई, ए प्लस ई। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इस ए का, वो भी कंठ। आ का मूल स्थान कंठ, आ का मूल स्थान कंठ, ए का मूल स्थान कंठ, आ का मूल स्थान कंठ, आ और ए का मूल स्थान कंठ। अर्थात इन सभी का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, कंठ से होता है, एक ही मूल स्थान से होता है। मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों का मेल होने पर वे दोनों स्वर अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए कि जब एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो मेल होने पर वे अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। जैसे ए और ए कंठ से उच्चारित हुए, इनका दीर्घ रूप क्या होगा? ए का दीर्घ रूप आ होता है। ठीक है, बड़ा आ हो गया। ए आ और आ का भी आ ही होता है, क्योंकि इससे बड़ा कंठ से कोई शब्द नहीं है बोलने वाला। ए और ए का मूल स्थान इनका भी कंठ है, और दोनों के मेल से क्या बनेगा? अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे आ में। आ और ए का मूल स्थान क्या होता है? कंठ। और कंठ के बाद अगर दोनों का एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं और एक ही, तो अपने किस रूप में आ जाएंगे? बड़े वाले में आ। लेकिन जब हम देखते हैं ए कंठ से उच्चारित होता है और ई तालु से उच्चारित होता है, लेकिन डेफिनेशन कहती है कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों, वर्ण, स्वरों को, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले दो स्वरों को, ठीक है, लेकिन ये कंठ से और ये तालव्य से, तो ये दीर्घ स्वर संधि में नहीं आएगा। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि में नहीं आएगा, ये दीर्घ स्वर संधि में आएगा। अगर हम बात करते हैं ई प्लस ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई, और ई बड़ा ई प्लस ई। अब एक बात बताइए, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? छोटी ई का तालु, बड़ी ई का भी तालु ही होता है। दोनों का मूल जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है? तालु। अर्थात दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, और दोनों कैसे हैं? दोनों स्वर है, ना कि व्यंजन। तो दो व्यंजन, दो स्वर जिनका मूल स्थान भी सेम है, तालु ही है, और जब वे दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों, वो बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, वो कोई सा भी हो, वे अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। ई और ई के मिलने से अपना दीर्घ रूप क्या बनेगा? बड़ाई। बड़ाई और बड़ाई से बड़ाई ही बनेगा। ठीक है, छोटाई बड़ाई से क्या बनेगा? इसका भी दीर्घ रूप बड़ाई, और बड़ी से छोटी जब मिलती है तो भी बड़ाई बनता है। ठीक है, ये नियम है जो आपको समझने हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ऊ के लिए देखते हैं, ऊ प्लस ओ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, अब एक बात बताइए, ऊ का मूल स्थान क्या होता है? बोलिए, आपको अच्छे से बताया था। ऊ बोल के देखिए, ऊ ओष्ठ, ऊ का मूल स्थान होता है ओष्ठ। ठीक है,
जब एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वे अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। जैसे ऊ और ऊ का मेल हुआ तो क्या बना, बड़ा ऊ। बड़े ऊ और बड़े ऊ का, इनका भी बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला जब, बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला, क्या बना, बड़ा ऊ। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही ए के साथ होगा, ऐसे ही ओ के साथ होगा। ठीक है, ये नियम है जो आप लोगों को अच्छे से समझने हैं। अगर किसी भी बच्चे ने अच्छे से स्वर को पढ़ा है, अगर किसी भी बच्चे ने अच्छे से स्वर को अच्छे से वर्णमाला को पढ़ा है, वो सारे नियम अच्छे से याद किए हुए हैं, और जिसने वो जो चार्ट मैंने बनवाया था वो व्यंजन संधि में काम आएगा, वो सब कुछ पढ़ा है, तो आसानी से कर जाएगा। बहुत आसान होते हैं, कुछ हार्ड नहीं होते हैं। आपके पेपर में आसानी आएंगे, इतने हार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे भी हार्ड होते नहीं है। तो दीर्घ स्वर संधि मैं इनके नियम लिख देता हूँ, अच्छे से नोट करना। मैंने आपको बताया था ए प्लस ए, दीर्घ में आ जाएगा आ प्लस आ, दीर्घ में आ जाएगा आ। ए प्लस आ, दीर्घ में आ जाएगा आ। ठीक है, ई प्लस ई, दीर्घ में जाएगी बड़ी। ई बड़ी प्लस बड़ी, दीर्घ में जाएगी छोटी ई प्लस बड़ी, दीर्घ में जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ऊ प्लस छोटा ऊ, दीर्घ में जाएगा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दीर्घ में चला जाएगा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, दीर्घ में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए और इसी प्रकार आपका ओ भी होता है। ठीक है, 11 हो जाते हैं ये, ए आ ई ऊ ऊ, री ए ओ और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था स्वर संधि में 11 स्वरों के मेल के नियम को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे ही ए का भी होता है, ए प्लस ए क्या बनेगा, बड़ा ए छोटा ए, या बड़ा ए प्लस बड़ा ए। ठीक है, ऐसे ही छोटा ए बड़ा ए। ठीक है, ऐसे ही सेम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम री की बात कर लेते हैं एक बार। री प्लस री क्या बनेगा, री ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही होता है, ये री बन जाएगा। ठीक है, और कुछ है क्या, ओ प्लस ओ क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हम बड़ा ओ अब इनके नियम को हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है बच्चों, इनके नियम को बहुत अच्छे से देखते हैं। ये इनके नियम लिखे गए। अब इनके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इनके एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नियम देखते हैं, सबसे पहले ए वाले एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोणार्क, कोण प्लस अर्क, कोणार्क। कोण प्लस अर्क से क्या बनेगा, कोणार्क। कैसे, कोण मैंने आपको बताया था, जब कोई भी व्यंजन जो होता है उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम किसी भी वर्ण के किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं तो हलंत लगाने पर वो स्वर रहित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि इसके नीचे हलंत नहीं है। हलंत नहीं है तो इसके साथ स्वर होगा, कोई ना कोई स्वर तो जरूर होगा। तो हमने देखा कोण, कोण में अणे है, अणे में हलंत नहीं है लास्ट में, इसके साथ कोई स्वर है, ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, इसका पूर्ण उच्चारण हुआ है, तो कौन सा है, ए। तो यहाँ पे
अणे के साथ क्या है, मैं अच्छे से एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको समझना जरूरी है। क प्लस ओ, क के साथ ओ की मात्रा है, प्लस अणे, अणे के साथ भी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अणे के नीचे हलंत नहीं है। अगर हलंत नहीं होगा तो इसका मतलब है वो स्वर रहित है। सॉरी, हलंत नहीं होगा तो उसके साथ स्वर है, हलंत होगा तो वो स्वर रहित है। ठीक है, प्लस ए। यहाँ हलंत लगाने का अर्थ इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से ए को इन्हें अलग अलग इसके वर्णों में विभाजित करके आपको दिखाया है। ठीक है बच्चों, क प्लस ओ प्लस अणे प्लस बन गया, क्या बनेगा ये, क, ओ की मात्रा होती है क्योंकि स्वर कभी भी बीच में पूरा नहीं आता। अणे और अणे के साथ ए की मात्रा, ए आपकी कोई मात्रा नहीं होती, वो अमात्रिक स्वर होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब अच्छे से नोट करते रहिए। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को बेस्ट बताया जा सके। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। कोण प्लस अर्क से क्या बना, कोणार्क। यहाँ पे क्या है, ए, अणे के साथ किसकी मात्रा है, ए की, और यहाँ पे किसकी है, ए, यहाँ पहले ही स्टार्टिंग में है, तो ए और प्लस ए का मेल होता है और क्या बन जाता है, आ। मैंने आपको बताया था जब भी दो स्वर जो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं उनके मिलने से वे अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, कोण प्लस अर्क, ए प्लस ए से क्या बना, आ। जब हम हमारा दीर्घ रूप में आ गया, ये और ये दीर्घ रूप में आ गए। जब हम लिखते हैं 2 + 2 = 4, तो ये और ये अपने स्थान से हट जाते हैं, इनके स्थान पर क्या 4 ही लिख देते हैं ना, ऐसे होता है ना। या 1 + 1 = 2 लिखते हैं, तो ये दोनों हटा देते हैं, इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इनके स्थान पे खाली 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम इसे करते हैं ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही होता है कि ए और ए ये दोनों हट जाएंगे। जैसे 2 और 2 चले गए, उनके स्थान पे क्या लिखा था हमने, उनके स्थान पे हमने लिखा था, उनके स्थान पे हमने लिख दिया था आपका 4। इसी प्रकार यहाँ पे 2 और 2 हटा के 4 लिखा था, यहाँ पे आ लिख सकते हैं दोनों के स्थान पे, तो ये भी ए और ये भी, ये दोनों हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन स्वर कभी भी बीच में पूर्ण रूप से नहीं आता, उसकी मात्रा आती है। अब देखते हैं, अणे के बाद ए था, हटा, इसका भी गया, क्या बना, तो कोण, तो ऐसे लिखा जाएगा कोण। आ की मात्रा आ जाएगी, यहाँ पे ए था और यहाँ पे भी ए था। ठीक है, यहाँ पे दोनों की आ की मात्रा हो गई, तो आ की मात्रा आ जाएगी आ, और बाद में क्या है, ये कोणार्क हो गया, कोणार्क बन गया कोणार्क। अगर हम देखते हैं भोजनालय, एक बार मैं आपको भोजनालय से तोड़ के दिखाता हूँ। दोनों का जब हमने दो अलग अलग उसमें तोड़ते हैं, संधि नियमों को अलग अलग तोड़ देते हैं, इनके पूर्ण रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं ये इनका कोई ना कोई दोनों का अर्थ होता है। जैसे कोण का अर्थ होता है अर्थ का भी, जैसे भोजन का हम इसे तोड़ते हैं भोजन, भोजन का भी कोई अर्थ होता है, प्लस आल्य में तोड़ते हैं, और आल्य का भी अपना एक अर्थ होता है। आल्य का मतलब धाम, और भोजन का आप जानते हो भोजन होता है। ठीक है, भोजन। जब हमने भोजन को देखा, भोजन के लास्ट में न के नीचे हलंत नहीं है, अर्थात इसमें कोई ना कोई स्वर इसके साथ होगा। कौन सा स्वर होगा, किसी स्वर की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, तो इसके साथ ए है यहाँ पे, तो ए प्लस यहाँ पे आ है पहले से ही, आ। ठीक है, तो ए और आ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, आ बनेगा, अर्थात दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित है, तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे आ। तो क्या बन गया, जब ए और ए हम ए और आ को हटा देंगे, क्योंकि इनके स्थान पे हम आ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे भोजन। भोजन पूरा लिख दिया। भोजन के बाद ए की मात्रा थी ये वाली, हट जाए, सॉरी बच्चों सॉरी, भोजन के बाद ए की मात्रा थी ये हट जाएगी, और यहाँ आल्य में पहले आता ही हट जाएंगे, स्थान पे हम आ लिख देंगे, तो भोजन, भोजन पूरा आ की मात्रा आ जाएगी, आ इस आ की, क्योंकि स्वर कभी भी बीच में पूरा नहीं आता, उसकी मात्रा आती है। तो आ, और आ के बाद क्या है, आल्य, आल्य का ये आ भी हट गया था, क्या बचा, ले और ये, तो भोजनालय बन गया, भोजनालय। ठीक है, समझ में आया होगा। हम कोई और देखते हैं, हम देखते हैं दिवसांत। दिवसांत होगा ना, दिवसांत।
इसे तोड़िए, ठीक है, इसे तोड़िए, दिवस प्लस ये टूटेगा दिवस प्लस अंत में, ये दिवस और अंत में टूटेगा। जैसे दिवस के बाद क्या है, दिवस को जब हम बोलते हैं दिवस से के साथ ए की साउंड आती है, क्योंकि से के नीचे हलंत नहीं है, अर्थात इसके साथ कोई ना कोई स्वर होगा। तो स्वर कौन सा होगा, जिसकी मात्रा नहीं है वही दिख रहा है, क्योंकि किसी की मात्रा इसके साथ नहीं है। तो क्या होगा, ए मात्रिक स्वर, एक मात्र ए होता है, तो ये हो गया ए प्लस, यहाँ पे लास्ट में ए की मात्रा पहले ही आ रही है, अंत में पहले ही ए की मात्रा है, ए है, सॉरी मात्रा नहीं है, ए है, तो ए प्लस ए एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते, क्या बनेगा, आ, ठीक है। और ए ये दोनों हट जाएंगे, इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आ। जैसे दिवस का लास्ट का ए जो था, जिसकी मात्रा थी, मतलब वो ए मात्रिक होता है, लेकिन दे ई वे से के बाद ये अपना जो ए आ बन के आया, इसकी मात्रा आ जाएगी आ, और अगले अंत का भी हट जाएगा, उसकी जगह भी आ गया, और पहले वाले की जगह भी आ की मात्रा आ गई, अधा ने और ते रह गया, दिवसांत बन गया दिवसांत। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये नियम उतार लिए होंगे अच्छे से, तो मैंने रफ कर देता हूँ। आप लोगों ने नियम तो उतार ही लिए होंगे, तो मैंने रफ कर देता हूँ। हम देखते हैं मतानुसार, मतानुसार, ठीक है। मतानुसार का क्या हो जाएगा, ये टूटेगा मत प्लस अनुसार। मत के साथ कोई हलंत नहीं है, अर्थात ये तय पूर्ण है, और पूर्ण व्यंजन जब भी होता है जब उसके साथ किसी ना किसी स्वर कोई ना कोई स्वर होता है, अर्थात वो व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती, उसका उच्चारण पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। तो तय के साथ ए की ध्वनि है, तो ए प्लस, यहाँ पे अनुसार में पहले ही ए है, तो ए और ए दोनों एक मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो ए और ए के योग से क्या बना, आ। जैसे हमने वहाँ पे 2 + 2 लिखा था बच्चों, 2 और 2 कितना होता है, 4। क्या हम 2 और 2 के स्थान पे 4 नहीं लिख सकते, बात तो वही है। ऐसे ही हम ए और ए को हटा देते हैं, उसके अकेले के स्थान पे आ लिख देते हैं, और आ की तो अपनी मात्रा होती है। स्वर के कभी भी स्वर बीच में पूर्ण रूप से आता है, सॉरी मात्रा के साथ आता है, पूर्ण रूप से नहीं आता। जैसे अब मात्रा आ गई, अब हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे मत, तो ऐसे लिखेंगे मत, आ की मात्रा, और ए ये वाला ए भी हट गया, नुसार बच गया, नुसार, क्या बन गया, मतानुसार। क्या बन गया बच्चों, मतानुसार। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बेस्ट करने की कोशिश की है, अच्छी तरह समझाने के प्रयास किया है, और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, हम उससे जो आपकी कमेंट होगी उसे पढ़ेंगे और देखेंगे, कुछ भी हो सकता है तो कोशिश करेंगे कि बेस्ट कर सके इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा बेस्ट है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, कोशिश करोगे तो आ जाएगा, लेकिन साथ साथ नोट करना है, नोट करोगे, रिवीजन करोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस बच्चों सपोर्ट करते रहिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको रोज़ बोलना पड़ता है, ऐसे कब तक बोलेंगे। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हाँ यार सपोर्ट कर देना चाहिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एक तक चीज़ को कई बार बताया जाता है आपको समझाने के लिए। कितने आराम से कितने आराम से बताया, आप लोगों को समझाया है, अच्छे से समझाया है, एक एक वर्ड को खोल के बताया है, कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है, कैसे नहीं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि चलो सपोर्ट कर देते हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स जो आपके होते हैं उन लोगों तक पहुंचाते हो, वो सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा बच्चों उतना सपोर्ट करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।